नमस्कार। आज हम गहराई से समझने वाले हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 को, और खास तौर पर इसकी बुनियाद यानी इसकी परिभाषाओं को। नमस्कार। देखें, कोई भी नया कानून आता है तो उसके शब्दों का सही मतलब समझना बहुत जरूरी हो जाता है ना। बिल्कुल, ये परिभाषाएं ही तय करती हैं कि कानून असल में लागू कैसे होगा। सही। तो आज हम भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की धारा 2 में दी गई कुछ खास परिभाषाओं पर बात करेंगे, और ये चर्चा SLP के काम पर आधारित है। जी। हमारा मकसद क्या है? इन कानूनी शब्दों को आसान भाषा में समझना, और ये भी देखना कि भाई पुराने कानून IPC के मुकाबले इनमें क्या कुछ नया है या क्या अलग है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इस नए कानून की शब्दावली में क्या छिपा है। बिल्कुल, और ये समझना जरूरी है कि ये परिभाषाएं सिर्फ शब्द नहीं है, ये पूरे कानून के नजरिए को, उसकी आत्मा को समझने की चाबी हैं। धारा 2 की ये डेफिनेशंस पूरे BNS पर लागू होंगी। अच्छा। हाँ, और इनमें से कुछ परिभाषाएं तो बिल्कुल नहीं है, और कुछ में ऐसे बदलाव किए गए हैं जो आप कह सकती हैं कि कानून के लागू होने के तरीके को ही बदल सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले कुछ बुनियादी बातों से शुरू करते हैं, जैसे कानून एक्ट यानी किसी काम को, और ओमिशन यानी किसी काम को न करने या चूक को कैसे देखता है। शायद क्लॉज 1 और 25 में है ये। हाँ, क्लॉज 1 एक्ट के लिए और 25 ओमिशन के लिए। और ये दिलचस्प है, एक्ट का मतलब सिर्फ एक अकेला काम नहीं है। अच्छा। हाँ, अगर कई काम एक ही इरादे से या एक ही कह सकते हैं कि एक ही लेन देन के हिस्से के तौर पर किए गए हैं, तो उन सभी कामों की श्रृंखला को, उस पूरी सीरीज को कानून एक एक्ट मान सकता है। जैसे 1 थप्पड़ या 50 थप्पड़। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। और यही बात ओमिशन यानी चूक पर भी लागू होती है। अगर कोई लगातार किसी काम को करने से चूक रहा है, वो काम जो उसे कानूनी तौर पर करना चाहिए था, तो उस पूरी श्रृंखला को एक ओमिशन माना जा सकता है। तो ये अपराध की निरंतरता को समझने में मदद करता है। बिल्कुल, एक बार चूकना या लगातार चूकना, अगर वो एक ही इरादे या परिणाम से जुड़ा है, तो कानून की नजर में एक ही श्रेणी में आ सकता है। अच्छा, मतलब एक के बाद एक किए गए कई गलत काम भी एक ही बड़े गलत काम का हिस्सा माने जा सकते हैं। ठीक है। ठीक है, अब बात करते हैं अवैध यानी इलीगल और कानूनी रूप से बाध्य यानी लीगली बाउंड टू डू की। ये क्लॉज 15 में है। तो अवैध क्या है? क्या सिर्फ अपराध ही अवैध है? नहीं, देखिए, अवैध का दायरा सिर्फ अपराध तक सीमित नहीं है। BNS के अनुसार हर वो चीज अवैध है जो या तो अपराध है या कानून द्वारा मना की गई है, मतलब प्रोहिबिटेड है, या फिर जिसके लिए कोई व्यक्ति सिविल एक्शन ले सकता है, मतलब दीवानी मुकदमा दायर कर सकता है। ओह, तो मतलब हर अपराध अवैध है, पर हर अवैध काम अपराध हो ये जरूरी नहीं। एकदम सही। जैसे किसी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना, वो अवैध तो है और उसके लिए आप सिविल कोर्ट जा सकते हैं, हर्जाना मांग सकते हैं, पर वो BNS के तहत शायद अपराध न हो। समझ गया। और कानूनी रूप से बाध्य? वो तो सीधा सा है, अगर किसी काम को न करना अवैध है, तो आप उसे करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हैं। ये जिम्मेदारी तय करता है। ठीक है, ये तो है कुछ बुनियादी सिद्धांत। अब उन परिभाषाओं पर आते हैं जो सीधे तौर पर लोगों से जुड़ी हैं। मुझे पता चला कि क्लॉज 3 में चाइल्ड यानी बालक की एक नई परिभाषा दी गई है। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है। BNS अब साफ कहता है कि 18 साल से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति चाइल्ड है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। ये परिभाषा ना जुवेनाइल जस्टिस एक्ट यानी JJ एक्ट 2015 जैसे दूसरे कानूनों के साथ तालमेल बिठाती है। तो अब बच्चों से जुड़े अपराध हों या उनकी सुरक्षा के मामले हों, उनमें ज्यादा स्पष्टता आ गई है। पहले IPC में ऐसी कोई सीधी स्पष्ट परिभाषा नहीं थी। ये तो काफी जरूरी है, स्पष्टता तो होनी ही चाहिए। अच्छा, और जेंडर यानी लिंग की परिभाषा क्लॉज 10, उसमें भी कुछ नया है, सुनने में आया है। बिल्कुल, ये भी एक अहम अपडेट है। अब परिभाषा में साफ तौर पर कहा गया है कि सर्वनाम वह, ही और उसके जो रूप होते हैं जैसे हिज, वो पुरुष, महिला या ट्रांसजेंडर व्यक्ति किसी के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ट्रांसजेंडर शब्द जोड़ा गया है। हाँ, ट्रांसजेंडर शब्द का ये समावेश एक बड़ा कदम है। ये ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 के साथ कानून को अलाइन करता है। ये दिखाता है कि कानून अब जेंडर को लेकर ज्यादा समावेशी हो रहा है, मान्यता दे रहा है। लेकिन मैंने सुना है इसमें एक पेच भी है।
या कोई सावधानी बरतने की बात कही गई है? हाँ, स्रोत में ये ध्यान दिलाया गया है कि अगर बीएनएस का कोई खास प्रावधान है, जैसे मान लीजिए बलात्कार से जुड़ा कानून, और वो स्पष्ट रूप से पुरुष मैन या महिला वुमेन शब्द का इस्तेमाल करता है, तो उस खास संदर्भ में वह सर्वनाम का मतलब उसी लिंग तक सीमित हो सकता है। अच्छा। हाँ, लेकिन सामान्य तौर पर ये परिभाषा ज्यादा समावेशी है। वैसे महिला यानी वुमन की परिभाषा भी अब सीधी और स्पष्ट है। क्लॉज 35 में सेक्शन 235 किसी भी उम्र की महिला मानव। बस। हाँ, ये बदलाव तो महत्वपूर्ण लगते हैं। अब एक और अहम किरदार पर आते हैं, पब्लिक सर्वेंट यानी लोक सेवक। क्लॉज 28, इसकी परिभाषा तो मैंने देखी बहुत लंबी है। हाँ, ये वाकई बहुत विस्तृत परिभाषा है। इसमें सिर्फ आप सोचें कि सरकारी नौकरी वाले ही आते हैं तो ऐसा नहीं है। कौन कौन आता है फिर इसमें? देखिए, सेना, नौसेना, वायुसेना के कमीशन्ड अधिकारी हैं, जज हैं, कोर्ट के अधिकारी जैसे लिक्विडेटर, रिसीवर वगैरह, पंचायत सदस्य भी जब वो कोर्ट की मदद कर रहे हों, आर्बिट्रेटर यानी मध्यस्थ जिन्हें कानूनी ने फैसला देने का अधिकार दिया हो, चुनाव कराने वाले अधिकारी, और ऐसे कई लोग जिनकी ड्यूटी है जैसे अपराध रोकना, पब्लिक हेल्थ या सुरक्षा देखना, या सरकार की संपत्ति या उसके आर्थिक हितों की रक्षा करना। तो क्या कोई प्राइवेट कंपनी का कर्मचारी भी पब्लिक सर्वेंट हो सकता है कभी? देखिए, यहाँ पद से ज्यादा काम महत्वपूर्ण है, फंक्शन। जैसे कि एक पुराना केस है जीएम तेरियो मामला, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था मुख्य बात यह है कि क्या व्यक्ति सरकार या किसी स्थानीय निकाय या सरकारी कंपनी की सेवा में है या उनसे वेतन ले रहा है, और क्या वो सार्वजनिक कर्तव्य मतलब पब्लिक ड्यूटी निभा रहा है। अच्छा, काम पर निर्भर करता है। हाँ, बिल्कुल। परिभाषा का जो क्लॉज के है ना, वो इसे और खोल देता है। वो कहता है कोई भी व्यक्ति जो सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या निगम या सरकारी कंपनी से वेतन या कोई रेम्यूनरेशन पा रहा है और सार्वजनिक कर्तव्य कर रहा है, वो लोक सेवक माना जा सकता है। बाप रे, इसका दायरा तो बहुत ही बड़ा है। हाँ, बहुत बड़ा है। और खासकर जो भ्रष्टाचार निरोधक कानून है, उनके लिए ये परिभाषा बहुत मायने रखती है। समझ गया, दायरा वाकई बहुत बड़ा है। चलिए अब कुछ ऐसी परिभाषाओं पर आते हैं जो मुझे लगता है आज के डिजिटल युग के हिसाब से बदली गई हैं, जैसे डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज। क्लॉज 8, इसमें क्या खास है? ये बीएनएस के सबसे महत्वपूर्ण अपडेट्स में से एक है मेरे हिसाब से। अब डॉक्यूमेंट का मतलब सिर्फ कागज पर लिखे अक्षर, अंक या निशान ही नहीं है। तो फिर क्या है? इसमें किसी भी पदार्थ, किसी भी सब्सटेंस पर व्यक्त या वर्णित कोई भी चीज शामिल है। और सबसे बड़ी बात, अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को भी स्पष्ट रूप से शामिल कर लिया गया है। हाँ, ये तो बहुत बड़ा बदलाव है आजकल के हिसाब से। तो इसका मतलब है कि ईमेल, व्हाट्सएप चैट, कंप्यूटर फाइलें, ये सब अब कानूनी तौर पर दस्तावेज माने जा सकते हैं। बिल्कुल। माध्यम क्या है, कागज है, पत्थर है या कोई डिजिटल फाइल है, ये मायने नहीं रखता। जरूरी यह है कि उस पर जो जानकारी व्यक्त की गई है उसे सबूत के तौर पर इस्तेमाल करने का इरादा हो या इस्तेमाल किया जा सकता हो। ये बदलाव दिखाता है कि कानून डिजिटल सबूतों के बढ़ते महत्व को पहचान रहा है। आजकल के जो साइबर क्राइम है या इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड के मामले हैं, उनमें ये परिभाषा बहुत बहुत अहम साबित होगी। ये तो वाकई बड़ा बदलाव है, इससे बहुत फर्क पड़ेगा। अच्छा, अब बात करते हैं काउंटरफीट यानी कूटकरण की। क्लॉज 4, ये वही है, नकली नोट या सामान बनाने जैसा कुछ? हाँ, मोटे तौर पर वही है, लेकिन इसमें इरादा, इंटेंशन बहुत महत्वपूर्ण है। किसी चीज को दूसरी चीज जैसा बनाना ताकि धोखा दिया जा सके, ये काउंटरफिटिंग है। लेकिन कानून कहता है कि ऐसा करते समय या तो धोखा देने का इरादा, इंटेंशन होना चाहिए, या कम से कम ये जानकारी, नॉलेज होनी चाहिए कि भाई इससे धोखा होने की संभावना है। अच्छा, और क्या नकल एकदम हूबहू असली जैसी होनी चाहिए? नहीं, ये जरूरी नहीं है। अगर नकल इतनी मिलती जुलती है कि उससे धोखा हो सकता है, तो कानून ये मान लेगा, शैल प्रिज्यूम, कि बनाने वाले का इरादा धोखा देने का था या उसे पता था कि धोखा हो सकता है। ओह, तो सबूत का बोझ उसी पर आ जाएगा। बिल्कुल। फिर ये साबित करने की जिम्मेदारी उसी व्यक्ति पर आ जाती है कि उसका इरादा गलत नहीं था। ये बर्डन ऑफ प्रूफ को शिफ्ट कर देता है। ये प्रिजम्पशन वाली बात दिलचस्प है। इससे जुड़ा हुआ एक और शब्द है वैल्यूएबल सिक्योरिटी यानी मूल्यवान प्रतिभूति। क्लॉज 31, क्या इसका मतलब सिर्फ पैसों से जुड़े कागजात हैं, जैसे शेयर सर्टिफिकेट या बॉन्ड? नहीं, इसका दायरा उससे कहीं बड़ा है।
वैल्यूएबल सिक्योरिटी कोई भी ऐसा दस्तावेज है जिससे कोई कानूनी अधिकार, कोई लीगल राइट बनता है या बढ़ता है या ट्रांसफर होता है या सीमित होता है या खत्म होता है, या जिससे कोई व्यक्ति ये मानता है, स्वीकार करता है कि उस पर कोई कानूनी देनदारी है, कोई लीगल लायबिलिटी है या उसके पास कोई खास कानूनी अधिकार नहीं है। अच्छा, कोई उदाहरण देंगे? जैसे मान लीजिए घर का सेल डीड है, या किसी से उधार लेने का प्रॉमिसरी नोट है, पार्टनरशिप का एग्रीमेंट है, वसीयत है, या किराए का समझौता। ये सब वैल्यूएबल सिक्योरिटीज हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब दस्तावेज कानूनी अधिकारों और दायित्वों को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। तो जो धोखाधड़ी या जालसाजी के मामले होते हैं ना, उनमें ये परिभाषा अक्सर काम आती है। समझ गया, मतलब कानूनी हक से जुड़ा कोई भी अहम कागज। ठीक है, अब कुछ ऐसी परिभाषाओं पर आते हैं जो किसी काम के पीछे की सोच या नियत से जुड़ी हैं, जैसे गुड फेथ यानी सद्भावपूर्वक। क्लॉज 11, इसकी परिभाषा थोड़ी अजीब नहीं लगती? मैंने पढ़ा, ये कहती है कि कोई काम गुड फेथ में नहीं माना जाएगा अगर वो बिना ड्यू केयर एंड अटेंशन के किया गया हो। हाँ, ये एक कह सकते हैं कि नेगेटिव परिभाषा है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहती है कि सिर्फ ये कह देना काफी नहीं है कि मेरा इरादा तो अच्छा था। तो क्या दिखाना होगा? आपको ये भी दिखाना होगा कि आपने उस स्थिति में जो जरूरी सावधानी और ध्यान रखना चाहिए था वो रखा। ड्यू केयर एंड अटेंशन ये एक ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड तय करती है, व्यक्तिपरक नहीं। अच्छा, जैसे डॉक्टर वाला उदाहरण? हाँ, बिल्कुल। अगर कोई डॉक्टर लापरवाही से ऑपरेशन करता है, चाहे उसका इरादा मरीज को बचाने का ही क्यों ना हो, तो उसके काम को गुड फेथ में किया गया नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें ड्यू केयर एंड अटेंशन की कमी थी। तो ये जो लापरवाही वाले मामले होते हैं, उनमें बचाव के दावों के लिए ये परिभाषा बहुत जरूरी है। तो नियत के साथ साथ सावधानी भी जरूरी है। ड्यू केयर एंड अटेंशन, ठीक है। और वॉलंटरली यानी स्वेच्छापूर्वक, क्लॉज 33, इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब सिर्फ अपनी मर्जी से काम करना है कि मैंने चाहा और कर दिया? नहीं, इसमें मर्जी से ज्यादा परिणाम की समझ शामिल है। देखिए, कोई काम वॉलंटरली तब माना जाता है जब कोई व्यक्ति उसे उन साधनों से करता है जिनसे वो परिणाम लाना चाहता था। एक तो ये, ठीक है, ये तो हुआ इरादा। हाँ, या फिर वो उन साधनों का उपयोग करते समय जानता था कि भाई वो परिणाम होने की संभावना है, या फिर उसके पास ये मानने का कारण था कि वो परिणाम होने की संभावना है। अच्छा, मतलब अगर मुझे पता है कि मेरे इस काम से किसी को नुकसान हो सकता है, भले ही मेरा इरादा सीधा सीधा नुकसान पहुंचाने का ना हो, तब भी मेरा काम वॉलंटरीली माना जा सकता है। हाँ, अगर आपके पास ये जानने का कारण था, रीजन टू बिलीव था, या आप जानते थे कि नुकसान संभावित है, तो इरादे के ना होने पर भी एक्ट को वॉलंटरीली माना जा सकता है। तो यहाँ 3 चीजें हैं: इरादा, इंटेंशन, ज्ञान, नॉलेज और विश्वास करने का कारण, रीजन टू बिलीव। ये तीनों महत्वपूर्ण हैं। ये तो काफी सूक्ष्म अंतर है, समझने वाली बात है। अब बात करते हैं इंजरी यानी क्षति की। क्लॉज 14, क्या इसका मतलब सिर्फ शारीरिक चोट है, हाथ पैर टूटना? नहीं, बीएनएस में इंजरी का मतलब कहीं ज्यादा व्यापक है। इसमें शरीर को नुकसान तो है ही, लेकिन मन को, प्रतिष्ठा यानी रेपुटेशन को, या संपत्ति को होने वाला कोई भी नुकसान शामिल है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण शब्द है अवैध रूप से, इलीगली। हर नुकसान इंजरी नहीं है। अवैध रूप से, इसका क्या मतलब है यहाँ? इसका मतलब है कि नुकसान गैर कानूनी तरीके से पहुंचाया गया हो। अगर किसी को कानूनी प्रक्रिया के तहत नुकसान होता है, मान लीजिए कोर्ट के आदेश पर किसी की अवैध बिल्डिंग गिरा दी जाती है, तो उसे आर्थिक नुकसान तो हुआ, लेकिन वो बीएनएस के तहत इंजरी नहीं मानी जाएगी। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो कानूनी कार्रवाई थी। तो ये कानूनी एक्शन और आपराधिक काम के बीच फर्क करता है। और हाँ, मानसिक क्षति या प्रतिष्ठा को अवैध रूप से पहुंचाएगी क्षति भी इंजरी है। ठीक है, और इसी से जुड़ा हुआ है हार्बर यानी संश्रय देना, क्लॉज 13। इसका मतलब तो किसी अपराधी को छिपाना होता है ना? छिपाना तो है ही, लेकिन परिभाषा इससे कहीं आगे जाती है, बहुत व्यापक है। जैसे? इसमें अपराधी को खाना देना, पीना देना, पैसा देना, कपड़े देना, हथियार या गोला बारूद देना, या भागने में मदद करने के लिए गाड़ी या कोई और साधन देना, ये सब शामिल है। किसी भी तरह से उसे गिरफ्तारी से बचाने में मदद करना हार्बर माना जाएगा। अच्छा, सिर्फ छिपाना नहीं।
बिल्कुल नहीं। यहाँ तक कि अगर आप पुलिस को गलत जानकारी देकर गुमराह करते हैं ताकि वो पकड़ा ना जाए, वो भी इसमें आ सकता है। तो ये अपराध के बाद जो लोग मदद करते ना, उन पर नकेल कसने के लिए काफी व्यापक परिभाषा है। अब अंत में संपत्ति से जुड़े दो अहम कॉन्सेप्ट्स पर आते हैं। रॉन्गफुल गेन यानी सदोष अभिलाभ क्लॉज 36 और रॉन्गफुल लॉस यानी सदोष हानि क्लॉज 37। इनका क्या मतलब है आसान शब्दों में? देखिए, रॉन्गफुल गेन का मतलब है गैर कानूनी तरीकों से ऐसी संपत्ति का फायदा उठाना जिसके आप कानूनी तौर पर हकदार नहीं है। और रॉन्गफुल लॉस? वो इसका उल्टा है, गैर कानूनी तरीकों से ऐसी संपत्ति का नुकसान उठाना जिसे रखने के आप कानूनी तौर पर हकदार थे। तो ये चोरी या धोखाधड़ी जैसे अपराधों में महत्वपूर्ण होंगे? बिल्कुल। चोरी है, जबरन वसूली यानी एक्सटॉर्शन है, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन है, ऐसे कई संपत्ति संबंधी अपराधों को समझने के लिए ये दोनों अवधारणाएं बहुत जरूरी हैं। अक्सर बेईमानी यानी डिसऑनेस्टी का इरादा साबित करने के लिए ये दिखाना पड़ता है कि आरोपी का इरादा या तो रॉन्गफुल गेन करने का था या रॉन्गफुल लॉस पहुंचाने का। और यहाँ भी गैर कानूनी तरीके और कानूनी हकदारी वाली बात जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। लाभ या हानि गैर कानूनी तरीकों से होनी चाहिए और वो आपकी कानूनी हकदारी के विपरीत होनी चाहिए। क्लॉज 38 इसे और साफ करता है। वो कहता है कि गलत तरीके से संपत्ति रखना या पाना गेनिंग रॉन्गफुली है और किसी को उसकी संपत्ति से गलत तरीके से वंचित करना लूजिंग रॉन्गफुली है। अच्छा, एक आखिरी सवाल। मान लीजिए बीएनएस में कोई शब्द इस्तेमाल हुआ है लेकिन उसे धारा 2 की इस लिस्ट में परिभाषित नहीं किया गया है, तो उसका मतलब कैसे पता चलेगा? इसके लिए क्लॉज 39 है। वो कहता है कि ऐसे शब्दों का वही मतलब होगा जो उन्हें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 यानी आईटी एक्ट या फिर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 यानी बीएनएसएस में दिया गया है। अच्छा, तो दूसरे कानूनों का सहारा लिया जाएगा? जी, ये कानूनों के बीच एकरूपता बनाए रखने और किसी भी तरह के कंफ्यूजन से बचने के लिए है। तो ये थी भारतीय न्याय संहिता 2023 की कुछ चुनिंदा और महत्वपूर्ण परिभाषाओं पर हमारी आज की चर्चा। हमने देखा कि कैसे कुछ परिभाषाएं बिल्कुल नई हैं, कुछ अपडेट हुई हैं और कैसे ये सब मिलकर इस नए कानून की भाषा और उसके इरादे को समझने में हमारी मदद करती हैं। खासकर डॉक्यूमेंट, चाइल्ड, जेंडर और पब्लिक सर्वेंट जैसी परिभाषाओं में हुए बदलाव तो काफी अहम लगते हैं। निश्चित रूप से। और जैसा मैंने शुरू में कहा था, ये परिभाषाएं सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। इनका सीधा असर पड़ेगा कि कैसे मामले दर्ज होंगे, कैसे जांच होगी और अदालतों में कैसे फैसले होंगे। डॉक्यूमेंट की परिभाषा बदलने से डिजिटल सबूतों का महत्व कितना बढ़ गया है। हाँ, वो तो है। चाइल्ड की स्पष्ट परिभाषा बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करती है। जेंडर की परिभाषा एक समावेशी समाज की ओर एक कदम है। ये सब जमीनी स्तर पर बदलाव लाएंगे। वाकई। तो आज की इस बातचीत का निचोड़ शायद यही है कि कानून की भाषा, उसकी परिभाषाओं को समझना, उसके असली मकसद और असर को समझने के लिए पहला और सबसे जरूरी कदम है। बिल्कुल। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाती हूँ। कानून समाज का आईना होता है ना? और जैसे जैसे समाज बदलता है, तकनीक बदलती है, कानून और उसकी परिभाषाओं को भी बदलना पड़ता है। आज हमने जो परिभाषाएं देखी, क्या वो आने वाले वक्त की चुनौतियों का सामना कर पाएंगी या भविष्य में हमें इनमें और बदलाव देखने को मिलेंगे? ये सोचना दिलचस्प है। एक बेहतरीन सवाल जिसके बारे में सोचा जा सकता है कि ये परिभाषाएं कितनी फ्यूचर प्रूफ हैं। चलिए, इसी विचार के साथ आज की चर्चा समाप्त करते हैं। हमारे साथ इस सफर में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।